चलिए शुरुआत कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले करा चुका हूँ। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिए इसका आप। ठीक है, तो रिवीजन की बात करें तो रिवीजन मैं आपको करा दूँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम हिंदी से। ठीक है, हिंदी में जो होता है पहला चैप्टर है हमारा, इसमें जो आएगा हिंदी से वो आएगा वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार का मतलब क्या होता है? भाषा विनिमय। ठीक है, तो भाषा का मतलब विनिमय। विनिमय को क्या बोलते हैं? भाषाओं को क्या बोलते हैं हम? विनिमय। ठीक है, परस्पर विचार विनिमय को भाषा कहते हैं। ठीक है, जो भाषा शब्द आया है वो हमारा संस्कृत के भाषा शब्द से आया है। ठीक है, जो भाषा शब्द आया है वो संस्कृत के भाष शब्द से आया है। ठीक है, इसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? बोलना। ठीक है, भाषा की सार्थक यानी कि अब बात करें भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। ठीक है, वाक्य से पद उपवाक्य, उपवाक्य के बाद पदबंध, पदबंध के बाद पद, और पद के बाद अक्षर, और अक्षर के बाद वर्ण होता है। ठीक है, वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है वर्ण। ठीक है, वो क्या होती है? आपकी वर्ण होती है। ठीक है, अब बात करें हम किसी शब्द की। शब्द क्या होते हैं? दो शब्दों, दो वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, जैसे हम, जो हम ले लिया तो है प्लस ए मिला हुआ है इसमें भी। ठीक है, दो इसमें व्यंजन मिले हुए हैं, और मैं भी ऐसे ही दो व्यंजन मिले हुए हैं। ठीक है, अगर बात करें लिपि की, लिपि का मतलब क्या होता है? ठीक है, लिपि होती है किसी भाषा को लिखने का ढंग। ठीक है, किसी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाती है। ठीक है, हिंदी भाषा लिपि है हमारी। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है हमारी? देवनागरी लिपि है। ठीक है, और ये लिपि जो है देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है। किधर से लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ण का क्या होता है? इसमें एक ही रूप होता है। ठीक है, जैसा लिखना, जैसा हम लिखते हैं उसको हम वैसा ही बोलते हैं। ठीक है, व्याकरण की बात करें, इसमें व्याकरण क्या होता है? व्याकरण होता है यानी कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध, ठीक है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप को यानी कि शुद्ध रूप का उल्लेख किया गया है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, अब वर्ण की बात करें तो वर्ण मूल ध्वनि का विभाजन है। वर्ण क्या होता है? मूल ध्वनि का विभाजन है। ठीक है, अब ध्वनि क्या क्या हो सकती है हमारी? कै, चे, टे, ए, ई, उ। ठीक है, ये क्या है हमारी? एक तरीके की क्या है? ये व्यंजन है। ठीक है, अब बात करें इसमें वर्ण के भेद कितने होते हैं। ठीक है, वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन से? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर और व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर की बात करें तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वो आपके स्वर होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? ये होते हैं आपके 11। ठीक है, कितने होते हैं? 11। जैसे आपका ए, आ, ई, उ, री, आई, औ। ठीक है, ये क्या है? आपके स्वर हैं। ठीक है, अब इनका स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो 5 आधार पर किया गया है। पहला, अगर बात करें तो पहला है आपका मात्रा के आधार पर। ठीक है, मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर में क्या होता है? आपका उच्चारण में एक मात्रा से भी कम समय लगता है। ठीक है, उच्चारण में एक मात्रा का से भी कम समय लगता है। जैसे ए हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, और ये कुल कितने हैं आपके? 4 हैं। ठीक है, ये कुल कितने हैं आपके? 4 वर्ण हैं। ठीक है, अब बात करें दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर में क्या होता है? उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, उच्चारण में क्या होता है? 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ऐ, ओ। ठीक है, उनकी संख्या कितनी है? ये 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, अब आते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर कितने होते हैं? इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे ए के इस तरीके से हम 3 का चिन्ह बना देते हैं, आ के ऊपर भी 3 का चिन्ह बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जिसके ऊपर भी हम उसका चिन्ह बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात करें उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। अनुनासिक स्वर, ठीक है, अनुनासिक स्वर और निरुनासिक स्वर। ठीक है, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? स्वर उच्चारण वायु मुख में नाक से, ये स्वर का उच्चारण करते समय जो वायु है हमारे मुख व नाक से निकलती है। ठीक है, इनमें क्या होता है? चंद्र बिंदु लगी होती है। जैसे अंग, अंग, ई, उ, ऐ, जिस पर भी चंद्र बिंदु लगी होगी वो क्या होंगे? अनुनासिक स्वर होंगे। ठीक है, चलिए
आगे बात करें निरुनासिक स्वर की। निरुनासिक स्वर क्या होते हैं? वायु मुख से निकलती है, ठीक है, वायु क्या होती है? मुख से निकलती है। जैसे ए, आ, ई, उ, ऐ, ओ, ये क्या है? हमारे निरुनासिक स्वर है, ठीक है। अगला आता है हमारा जिह्वा के आधार पर, ठीक है। जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है स्वरों का? 3 प्रकार से। पहला अग्रस्वर, जीभ के आगे का सर्वाधिक भाग, ठीक है। जीभ के अग्रस्वर की बात करें तो जी उच्चारण करने पर जीभ के आगे का भाग सर्वाधिक कंपन करता है, ठीक है। आगे का जो भाग होता है जीभ के, तो अग्रस्वर में उच्चारण करते समय आगे का भाग कंपन करता है, ठीक है। अगला आता है हमारा मध्य स्वर, ठीक है। मध्य स्वर में क्या होता है? उच्चारण करने पर जीभ के मध्य भाग में कंपन होता है, ठीक है। जीभ के मध्य भाग में क्या होता है? कंपन होता है, तो क्या कहलाते हैं हमारे? मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होता है हमारा? ए, ठीक है। अब बात करें पक्ष स्वर की। पक्ष स्वर उच्चारण करने पर, ठीक है, पक्ष स्वर में उच्चारण करने पर जीभ के पिछले भाग में सर्वाधिक अधिक कंपन होता है, ठीक है। तो जीभ के पिछले भाग में क्या होता है? सर्वाधिक कंपन होता है। आ, उ, औ, ठीक है। अगला आता है हमारा होठों के गोलाई के आधार पर, ठीक है। होठों के गोलाई के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, ठीक है। अब वृत्ताकार की बात करें तो वृत्ताकार में क्या होता है? उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल हो जाना, ठीक है। वृत्ताकार में उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल हो जाना, तो क्या कहलाता है? वृत्ताकार। जैसे उ, औ, ठीक है। अवृत्ताकार उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। होठों का आकार गोल नहीं होता है। जैसे ए, आ, ई, ऐ, औ, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे अवृत्ताकार, ठीक है। अगला आता है हमारा मुख वृत्ति के आधार पर, ठीक है। अगला है हमारा मुख वृत्ति के आधार पर। तो मुख वृत्ति के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है? 4 प्रकार से। पहला है हमारा समृत स्वर। पहला है क्या हमारा? समृत स्वर। उच्चारण करने पर मुंह का कम खुलना, ठीक है। उच्चारण करने पर किसी मुंह का कम खुलना क्या कहलाता है? समृत स्वर। जैसे ई, औ, ठीक है। अगला है हमारा अर्ध समृत स्वर, ठीक है। अर्ध समृत स्वर जैसे थोड़ा, यानी कि अर्धसमृत स्वर में क्या था? उच्चारण करने पर मुंह का समृत से, यानी कि समृत से क्या खुलता है? वो थोड़ा ज़्यादा खुलता है। जैसे ऐ, औ, ठीक है। ऐ, औ, ठीक है। अगला आता है हमारा इसमें विव्रत, ठीक है। विव्रत क्या होता है? विव्रत में क्या होता है? उच्चारण करने पर मुख का सबसे ज़्यादा खुलना, ठीक है। उच्चारण करने पर किसी वर्ण का सबसे ज़्यादा खुलना क्या कहलाता है? विव्रत। जैसे आ, ठीक है। आ करेंगे तो मुंह ज़्यादा खुलेगा, ठीक है। तीसरा आता है हमारा अर्धविव्रत। अर्धविव्रत में क्या होता है? उच्चारण करने पर मुंह का विव्रत से अधिक खुलना, ठीक है। उच्चारण करने पर मुंह का विव्रत से क्या होता है? अधिक खुलता है, ठीक है। जैसे ऐ, औ, ठीक है। तो विव्रत से अधिक खुलता है, ठीक है। आगे बात करें वर्ण व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। वर्ण जो हैं हमारे वो व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। कितने वर्ण हैं टोटल हमारे? 33 मूल और 2 उत्तीक्षत व्यंजन, ठीक है। आगे बात करें जो हमारे व्यंजन है उन्हें कितने प्रकार से बांटा गया है, तो उन्हें 3 प्रकार में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं हमारे? 25। 2 मूल व्यंजन है, 25 मूल व्यंजन है और 2, ठीक है, उच्च व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं हमारे? 4 है। ऊष्म व्यंजन कितने हैं हमारे? 4 हैं, ठीक है। अब बात करें स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श का मतलब होता है जो स्पर्श करते हुए, यानी कि वायु हमारे किसी मुख के भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तो क्या कहलाती है? स्पर्श व्यंजन कहलाती है, ठीक है। इन्हें 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कै वर्ग, ठीक है, चै वर्ग और टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ठीक है। कै वर्ग में कै, खे, गे, घे, घड़े। चै वर्ग में चै, छे, जय, झे, झे, झे हुए। टै वर्ग में टै, ठे, डे, डे, ढे, हुए, ढे, हुए, ठीक है। तै वर्ग में तै, थे, दै, धे, धहन है, ठीक है। पै वर्ग में बै, पै, फै, वै, मैं, भै, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो स्वर तंत्रियों में कंपन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन, ठीक है। उच्चारण करने पर हमारे जो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो वो क्या कहलाता है? अंतस्थ व्यंजन। तो ये कितने हैं हमारे? 4, य, रै, लै, वै, ठीक है। अब बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन कितने हैं हमारे? 4 हैं। कौन से? से है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं हमारे? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। आगे बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। 4 होते हैं। छत्र, ठीक है, कै और सै से मिलकर बना होता है। त्र,
तय और रे से मिलकर बनता है ज्ञ, जय और वह से मिलकर बनता है और री, ये श्री, ठीक है। स, ये कहता है स और रे से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब बात करें व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण की बात करें तो व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से वर्ग इनको विभाजित किया गया है, उच्चारण के स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। उच्चारण के स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। उच्चारण के स्थान के आधार पर अगर बात करें तो कंठीय स्थान यानी कि कंठीय वर्ग, कंठीय वर्ण, ठीक है। क, ख, ग, घ, ढ, है, वह, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे कंठीय होते हैं। अगला आता है हमारे तालव्य के स्थान पर, जिन्हें बोलते हैं तालव्य वर्ण, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं हम तालव्य वर्ण। च, छ, ज, झ, ठीक है। छ, छ, झ, वह, ठीक है। ई, यस है, ठीक है। ये क्या होता है हमारे तालव्य स्थान के आधार पर तालव्य वर्ण, ठीक है। अगला आता है हमारा मूर्धा स्थान, मूर्धन्य वर्ण। ट, ठ, ड, ढ, 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 रि, र और स, ये क्या होते हैं हमारे मूर्धन्य वर्ण होते हैं, ठीक है। आगे बात करें दंतीय स्थान के आधार पर दंतीय वर्ग के बारे में, त, थ, ध, 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 न, ल, स और र, ठीक है। होष्टीय स्थान के आधार पर करते होष्टीय वर्ण, प, फ, व, म, भ, म, व, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे होष्टीय वर्ण, ठीक है। आगे बात करें नासिक स्थान के आधार पर नासिक वर्ण कौन से होते हैं हमारे, नासिक वर्ण की बात करें तो ये होते हैं हमारे ड, व, ण, न, म, अंग, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे नासिक वर्ण, ठीक है। आगे बात करें दंतोष्ठ स्थान के आधार पर तो इसमें केवल क्या होता है आपका दंतोष्ठीय वर्ण क्या होता है, केवल ब होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। अगला है हमारा प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने, उसमें क्या गया है 3 भागों में, ठीक है। कंपन के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ठीक है। अब कंपन के आधार की बात करें तो कंपन के आधार पर जो किया गया है 2 प्रकार से वर्ण, ठीक है। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, कौन से, अघोष वर्ण और घोष वर्ण, ठीक है। अघोष वर्ण और घोष वर्ण, ठीक है। अघोष वर्ण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ठीक है। पहला दूसरा वर्ण स, ये ऊष्म वर्ण और विसर्ग वर्ण क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अब घोष वर्ण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ड, ढ, ढ, य, र, ल, व और है, ठीक है। सभी स्वर और अनुस्वर क्या कहलाते हैं आपके घोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें श्वास वायु के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। श्वास वायु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा वर्ण, ठीक है। पहला तीसरा पांचवा वर्ण, ठीक है। पहला तीसरा पांचवा वर्ण हो गया आपका, ठीक है। और ड, य, र, ल, व सभी स्वर और अंत्यव्यस्त व्यंजन क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। महाप्राण व्यंजन की बात करें दूसरा चौथा वर्ण ड, स, है क्या कहलाते हैं आपके, ये सभी महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करें उच्चारण के आधार पर, ठीक है। अब अगला आता है हमारा उच्चारण के आधार पर, जो तीसरा है उच्चारण के आधार पर, इसमें कितने 8 व्यंजन होते हैं, ठीक है। 8 वर्गों को इसमें 8 भागों में विभाजित किया गया है इन वर्णों को, ठीक है। कौन कौन से, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, नासिक व्यंजन, उत्तिक्षिपत व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्व व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं आपके 16 होते हैं, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिए क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, ठीक है। द, ध, प, फ, ब, म, ठीक है। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं हमारे च, छ, ज, झ, ठीक है। संघर्षी व्यंजन स है, ठीक है। नासिक व्यंजन होते हैं हमारे 5 ड, व, ड़, न, म, ठीक है। उत्तिक्षिपत व्यंजन होते हैं हमारे 2 ड और ड, ठीक है। प्रकंपित व्यंजन होते हैं आपके 1, ठीक है। ये होता है आपका रहनुमा, ठीक है। पार्श्व व्यंजन होता है केवल ल 1, संघर्षहीन व्यंजन होता है य और व, ठीक है। संघर्षी व्यंजन आपके ये हो गए, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें जो होता है कुछ दीर्घ यानी कि दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर के नाम से भी हम, ठीक है, जाना जाता है, क्योंकि दीर्घ स्वर की रचना दोनों स्वरों से मिलकर होती है, ठीक है। तो इसमें 2 भागों में कौन कौन से समानाक्षर स्वर और संधि स्वर के रूप में, ठीक है, विभाजित किया जाता है, ठीक है। समानाक्षर स्वर मतलब जैसे ए है तो हमारा जो ए बना है वो किससे मिलकर बना है आपका, सॉरी आ है तो किससे मिलकर बना है आपका ए प्लस ऊ से, ठीक है। ए प्लस ऊ से मिलकर बना है। ई है आपका
तो दोनों ई छोटी छोटी ई से मिलकर बड़ी ई बनी है। ऊ की बात करें तो छोटे ऊ दोनों मिलकर ऊ बना है, ठीक है। ए की बात करें तो ए हमारा ए प्लस ई से मिलकर बना है। ए की बात करें तो ऊ प्लस ए से मिलकर बना है। ओ की बात करें तो ए प्लस ओ से मिलकर ओ बना है, ठीक है। हल चिन्ह आता है, ठीक है। एक हल चिन्ह का प्रयोग भी होता है, ठीक है। हल चिन्ह क्या होता है, नीचे एक चिन्ह लगा होता है, जैसे पाठ्य में, ठीक है। तो पाठ्य में जैसे कुछ चिन्ह लगा हुआ होता है तो इसे क्या बोलते हैं हम, हल चिन्ह। जैसे विद्या में भी लगा होता है चिन्ह तो उसे क्या बोलते हैं हम, हल चिन्ह, ठीक है। देखिए आगे बात करें नांद या संभार वर्ण, ठीक है। नांद या संभार वर्ण की तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं सभी घोष वर्ण, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके घोष वर्ण। विवर या श्वास वर्ण किन्हें कहते हैं, विवर या श्वास वर्ण होते हैं अघोष वर्ण, ठीक है। विवर या श्वास वर्ण होते हैं अघोष वर्ण, ठीक है। इस पर आगे बात करें, इसमें अगला देखें तो हम अगला होता है हमारा स्पष्ट वर्ण, ठीक है। स्पष्ट वर्ण क्या होते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पष्ट वर्ण क्या होते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अगला आता है हमारा ई स्पष्टीय वर्ण। ई स्पष्टीय वर्ण क्या होते हैं हमारे, अंत्यस्थ व्यंजन ये लेव है, ठीक है। रक्त वर्ण किन्हें बोलते हैं, रक्त वर्ण बोलते हैं प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण, ठीक है। प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण क्या होता है, रक्त वर्ण, ठीक है। सूक्ष्म व्यंजन वर्ण की बात करें तो सूक्ष्म व्यंजन वर्ण कितने होते हैं आपके, ये होते हैं आपका हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। चलिए बात करें स्वर कितने होते हैं, स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 44 वर्ण, ठीक है। अब 44 में दो उत्तिच्छुत व्यंजन मिलाने के बाद ये 46 होते हैं, ठीक है। और इसमें दो अयोगवाह व्यंजन मिलाने पर, अयोगवाह व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो ये होता है आपका अंग होता है और अंग होता है, ठीक है। तो इनको मिलाने के बाद कितने हो जाते हैं, 48 हो जाते हैं, ठीक है। और इन 48 में हम 4 संयुक्त व्यंजन मिला लेते हैं, जिनके 6 त्रय और ज्ञ और श्य मिला लेते हैं श्रय, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे 52। 4 संयुक्त व्यंजन मिलाने पर 52 हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम 5 ग्रहित व्यंजन मिला लें तो इसमें 5 ग्रहित व्यंजन मिलाने के बाद, यानी ग्रहित व्यंजन आपके कै, ठीक है, यहाँ पे बिंदी होती है उसके, ठीक है। ख उसमें बिंदी होती है हल्की सी, ठीक है। और ग इसमें भी बिंदी होती है और जय होता है, इस तरीके से ये भी व्यंजन मिलाने के बाद तो ये कितने हो जाते हैं हमारे, और आपका फ होता है, ठीक है। इसमें बिंदी होती है, ये ग्रहित व्यंजन बोलते हैं ना। इनको मिलाने के बाद कितने हो जाते हैं, 57 व्यंजन हो जाते हैं। लेकिन अधिकतर मूल जो हैं वर्णमाला में वो 44 व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। चलिए फिर मिलेंगे जल्दी, धन्यवाद।